अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, हमेशा प्रोग्राम में मेरे साथ होते हैं स्पोर्ट्समैन और नॉर्मली क्रिकेटर्स, और उनसे हम बात करते हैं उनकी लाइफ के हवाले से, उनकी स्ट्रगल के हवाले से। और आजकल जो ज़्यादा बात हो रही है वो कोविड-19 के हवाले से हो रही है, लेकिन आज हम निकलेंगे मैदान के बाहर और बात करेंगे जो जर्नलिस्ट को मसाइल हो रहे हैं और जो एंकर्स को फेस करना पड़ रहा है उस पर। और उस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत कि जब पाकिस्तान में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का जिक्र हो और इनका नाम ना लिया जाए तो ये ज्यादती होगी। जिस खूबसूरती से वो अपनी बात कहते हैं, कभी कभी कड़वी बात भी कह जाते हैं लेकिन बुरा नहीं लगता। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम नजीब, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो और बहुत शुक्रिया थैंक यू आपके इंट्रोडक्शन का। और दूसरी गेस्ट जो मेरे साथ DSNG के थ्रू होंगी, उनके हवाले से सिर्फ इतना कहूँगा कि जब से हम इस फील्ड में, हमको स्पॉन्सर, क्लाइंट्स, इवन चैनल्स ये कहते हैं कि कोई प्रेजेंटेबल स्पोर्ट्स एंकर फीमेल हो तो बताइए। हम कहते हैं हमें पता चलेगा, हम खुद बताएंगे, लेकिन कुछ सालों में इन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल बदल दिया है। मेरे साथ मौजूद हैं ज़ैनब अब्बास। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम नजीब, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। मुझे ज़ैनब ये बताइएगा कि सबसे पहले कैसी गुजरी ईद, कैसा रहा ये माहौल? थोड़ा डिफरेंट रहा सबके लिए, ऑब्वियसली इस बार आदत नहीं है हमको घर में रहने की। नहीं बिल्कुल, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। एंड आई फील कि ये थोड़ा सा डिफरेंट इस दफ़ा का जो ईद का माहौल है, ऑब्वियसली आपको पता है कि इस वक्त क्या हो रहा है बिकॉज ऑफ कोरोना एंड एवरीथिंग अराउंड अस। तो उस तरह की ईद नहीं गुजरी जिस तरह से हमेशा होती है कि आप हमेशा जाते हो डिफरेंट जगहों पे, लोगों को मिलते हो, फैमिली को मिलते हो, फ्रेंड्स को मिलते हो। घर पे ही गुजरी है और वही जो लोग, जो फैमिली के लोग आपको मिलते रहे हैं थ्रू आउट द लॉकडाउन, वही मिल रहे हैं। तो आई थिंक उस तरह की दावतें और उस तरह की एलैबोरेट कुछ हुआ नहीं इस दफ़ा, लेकिन आई थिंक सेंसिबल काम यही है कि आप अपने घरों में बैठ के ही जो है इसको सेलिब्रेट करें। ऑब्वियसली क्योंकि हमें अपने आप को सेफ रखना, और अपने आप को नहीं, ये बीमारी ऐसी है, ये वबा ऐसी है कि जिसमें एक आदमी तक ये महदूद नहीं रहती, ये फैलती है। तो हमें अपने आप को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना है, और चाहे लॉकडाउन ना हो या ईज़ हो गया हो, हमें थोड़ा सा इसका ख्याल रखना है। भट्टी साहब, इस पर हम बात करेंगे, ज़ैनब आपसे भी बात करेंगे, और जो उसके सर्कमस्टांसेस स्पोर्ट्स की दुनिया पर हो रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। शुरुआत करते हैं भट्टी साहब, मुझे ये बताइए कि आपका एक लंबा सफ़र है, कैसे शुरुआत हुई, कैसे आप स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में आए, और थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताइए। देखें, क्रिकेट तो आपको पता है कि पाकिस्तान में हर पाकिस्तान के खून में दौड़ता है, तो क्रिकेट का तो शौक़ था, लेकिन जर्नलिस्ट बन जाएंगे ये मेरा ख्याल एक इत्तफाक ही कह सकते हैं, कभी इस बारे में सोचा नहीं था। छोटे मोटे अपने मज़ामीन लिखे, अखबारात में छपवा दिए। एक्चुअली 84 में रेडियो पाकिस्तान पे एक प्रोग्राम शुरू हुआ, आलमी स्पोर्ट्स राउंड अप। अजीम सरवर साहब वो प्रोग्राम करते थे, तो वहाँ से हमने शुरू वो अपना सफ़र किया, और हमारे बैच के जितने लोग थे, आज वो बहुत सारे लोग हमारी इस फील्ड में, आपके शाहिद हाशमी साहब वो भी हमारे साथ उस प्रोग्राम में आए, अब्दुल रशीद शकूर, एहसान कुरैशी, मुनीरुल हक, बेताशा और नाम हैं जिन्होंने वहाँ से अपना सफ़र शुरू किया। लेकिन जो मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म थी, फिर हम अखबार वतन, एक क्रिकेट का मैगज़ीन था मुनीर हुसैन साहब का, वहाँ काम किया। फिर मैंने एक नेशनल डेली था जसारत, वहाँ काम किया। लेकिन जो मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में मैं 94 में आया, जब मैंने पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा न्यूज़पेपर था जंग, वहाँ ज्वाइन किया, क्योंकि उस वक्त तक तो टेलीविज़न शुरू हुआ नहीं था। फिर जब 2002 में पाकिस्तान में एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सिलसिला शुरू हुआ, तो उसके बाद, लेकिन जो मेरा ख्याल में, मैं अपनी बात बताता हूँ, जो हमें अखबार से शायद इतनी शनाख्त नहीं मिल सकती, जो टेलीविज़न से वर्ल्ड वाइड जो हमें लोगों ने जानना शुरू किया, या लोग आज भी रिकग्नाइज करते हैं, वो टीवी की वजह से करते हैं। ज़ैनब, यही सवाल आपकी तरफ आता हूँ। पहले मुझे आप बताइए, आपकी एंट्री इन स्पोर्ट्स कैसे हुई और आपने पहला ऑडिशन कब दिया? नजीब, बड़ा अच्छा आपका सवाल है। क्या कहते हैं, जर्नी की बात करना बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि आप बहुत से लोगों को जो है इंस्पायर कर सकते हो अपनी जर्नी से। और जो ऑब्वियसली इतने लोग जो चाहते हैं कि वो जर्नलिज्म में आए, नॉट स्पेसिफिकली जर्नलिज्म बट प्रेजेंटिंग एज वेल, बिकॉज मेरा तो ज़्यादा वो
फोकस है। सो ऐसे था कि मुझे हमेशा से जो है स्पोर्ट्स का बहुत शौक रहा है। आई मीन इवन व्हेन आई वाज इन स्कूल तो मैं खेलती थी, शायद मैं इतना अच्छा नहीं खेलती थी लेकिन मुझे शौक ज़रूर था क्रिकेट का भी, और you know I used to play netball, basketball, so I was always very sporty. And don't forget कि मेरी जो जीन्स में भी स्पोर्ट्स थी, बिकॉज जो मेरे फादर थे वो you know फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रह चुके हुए हैं। Obviously he left cricket, he didn't get into it properly obviously, और बहुत सी चीज़ें, my दादा passed away तो उसकी वजह से, लेकिन उनकी तरफ से ये आया। और फिर मेरी मदर को भी बहुत शौक है, लाइक वो बहुत ज़्यादा देखती थी हमेशा से। तो मैं एक ऐसे घर में पैदा हुई थी, मैं ये बताती चलूँ, कि जहाँ पे सुबह शाम सिर्फ या क्रिकेट लगी हुई है या टेनिस लगी हुई है। 4-5 हमारे कज़न्स इकट्ठे हम लोग यू नो सारे एक ही घर में थे। तो ये ऑब्वियसली माहौल ऐसा था। एंड देन जब मैं अपना मास्टर्स करके आई यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक से, इंग्लैंड से, तो मुझे उस वक्त ये था कि मैंने 9 to 5 जॉब नहीं करनी है। आई मीन दैट्स नॉट व्हाट आई वांट टू डू। आई वांट टू डू समथिंग जो मुझे खुशी दे और यू नो जो मेरा पैशन है। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। बट जब मैंने स्टार्ट किया, इट ओपनड अ लॉट ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज फॉर मी। मैंने PSL की, मैंने T10 किया, मैंने फिर सारे टूर्स कवर किए, पाकिस्तान के, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड। I did T10 as another league. कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको बड़ी हार्श बात करनी होती है, आपको खबर देनी होती है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई प्लेयर इससे बहुत बल्कि ये नहीं कहूँगा कभी, अक्सर हुआ होगा, मुझे ये भी पता है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ है कि इस नौबत पे आ गई हो कि आपको ज़रा स्ट्रेस फील हो रही हो कि यार ये इसने मुझसे ऐसे बात कर दी और ये हो गया, कभी हुआ है? देखिए अक्सर होता है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे माशरे में वैसे भी टॉलरेंस नहीं है, तो प्लेयर्स जो हैं कई बार इजहार कर देते हैं। आजकल सोशल मीडिया है, कुछ सोशल मीडिया पे आके आपको जवाब देते हैं। कई बार उनका रवैया जो है वो आपको बता देता है कि ये आपसे नाराज़ हैं। लेकिन हमारी फील्ड ऐसी है, वो जिस तरह कहते हैं ना कि डॉक्टर जो है उसके लिए डेड बॉडीज़ को देखना भी नॉर्मल चीज़ है, तो हमारा भी ये मसला है कि हम भी कई बार सोचते हैं कि हम भी स्लॉटर हाउस चलाते हैं कि हमारे पास भी बकरा आया, हमने ज़िबा कर दिया। लेकिन बहरहाल आजकल के दौर में हमारे कुछ नौजवान, आप उनमें शामिल नहीं हैं, लेकिन वो मतलब थोड़े से ना अग्रेसिव इतना ज़्यादा होते हैं कि वो एथिक्स वगैरह हर चीज़ को वो एक खबर के चक्कर में, देखें खबर शॉर्टकट टू फेम। क्या उनको ऐसा लगता है कि अगर आज मैं ये बात करूंगा तो टॉक ऑफ द टाउन बनेगी, चाहे कितनी सही है कितनी गलत है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी लाइक्स बढ़ जाएंगी, मेरे व्यूज़ बढ़ जाएंगे, मेरी रेटिंग आ जाएगी? क्या ये वजह होती है? देखिए मैंने नजीब पिछले 15-16 साल में जितना दुनिया में ट्रैवल किया, बहुत कम पाकिस्तानियों ने इतने क्रिकेट इवेंट्स कवर किए। तो इंडिया हमारे लिए, चूंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है, एक मिसाल है कि वो नेशनलिस्ट बहुत हैं। हम लोग जब खबर देने जाते हैं ना, फिर अपन अपने मुल्क को नहीं देखते कि इस खबर की वजह से हमारे मुल्क पे भी आंच आएगी, बदनामी होगी। तो ये आपका बिल्कुल सही रिस्पांसिबिलिटी है जी कि भाई, हाँ, मैंने नहीं कभी सुना कि किसी इंडियन ने कहा यार ये सचिन तेंदुलकर क्या बैट्समैन है, साला बौंगी मार के आउट हो जाता है, इसने रन इतने बनाए, मैच विनर नहीं है। हम अपने हर बड़े प्लेयर के बारे में हर तरह के कॉमेंट्स करते हैं। हम ये देखते हैं यार इतना बड़ा स्टार है, इसका कितना स्टारडम है, हम हर चीज को भूलकर वो एक खबर के चक्कर में, तो मेरे ख्याल में लाइन हमें कहीं ना कहीं ड्रॉ करनी पड़ेगी। एथिक्स जर्नलिज्म में अनफॉर्चुनेटली नहीं है, और ये बहुत जरूरी होना चाहिए। बिल्कुल, आपने ट्रैवलिंग की बात की, तो ज़ैनब एक हमारे साथ ऑनलाइन इस वक्त आर वेरी ओन शाहिद हाशमी साहब, आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, जिनके साथ आप दोनों ने काफ़ी ट्रैवल किया है, और आपने तो एक गाना भी गाया था एक बार, जिसकी क्लिप मैंने देखी थी, वो मिल नहीं रही है मुझे, अगर मिली तो मैं ज़रूर हमारे नाजरीन को भी दिखाऊंगा। शाहिद साहब, ज़ैनब अब्बास साथ हैं और आपके पुराने साथी माजिद भट्टी साहब हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे? कोई मज़ेदार, भट्टी साहब का तो आपका इतना साथ रहा है, कोई मज़ेदार वाक़या शेयर करें। ज़ाहिर है बहुत सारी यादें हैं, मैंने माजिद के साथ बड़ा ट्रैवल किया है, और ओवर द ईयर्स ज़ैनब भी कमेंट्री बॉक्स से निकलकर प्रेस बॉक्स में अक्सर आती हैं और बड़ी अच्छी यादें होती हैं। अगर मैं वाक़यात सुनाने पे आ जाऊं तो बहुत ज़्यादा नजीब आपका टाइम लग जाएगा, लेकिन एक
हाल ही में थोड़े अरसे पहले जो वाक़या हुआ था 2016 की जो वर्ल्ड T20 थी, उसमें हम इंडिया गए हुए थे, तो हालात ख़राब होने की तरफ जा रहे थे। हम एक रिसेप्शन से रात को वापस आ रहे थे, तो तकरीबन 1:30 पौने 2 बजे का वक्त था, और टैक्सी एक सिख चला रहा था, बहुत लंबा चौड़ा 6.5 फीट का ह्यूज सिख था जो टैक्सी चला रहा था, और वो रास्ते में ख़राब हो गई। अब वो खड़े होकर ठीक करने लगा, कहने का तुम लोगों ने जाना नहीं है, मैंने ही छोड़ना है। अब हम डर के मारे कि रात का इतना मतलब काफ़ी वक्त हो गया था रात का, उसमें हम जाएं अपने किसी तरह होटल, और ये हमारी जान नहीं छोड़ा। उसने कहा नहीं, आप लोगों को मेरे साथ ही जाना पड़ेगा। अब हम एक रोड पे मैं और माजिद भाग रहे हैं, दूसरे रोड वो हमारे पीछे भाग रहा है। बड़ी मुश्किल से हमने उसको बीट किया और अपने होटल तक पहुंचे। तो ऐसे कई वाक़यात होते हैं, और माजिद के साथ मैंने काफ़ी सीखा भी है। ये अपनी मक्कारी से ख़बरें छुपाता है, और अगले दिन सुबह को जब अखबार छपता है तो फिर पता चलता है कि इसने कोई बड़ी ख़बर दे दी। और आजकल के दौर में सोशल मीडिया और इतना ज़्यादा फेसबुक वगैरह, ट्विटर, सारी चीज़ें, इसमें अपने पास ख़बर को छुपाना, रखना अगले दिन तक, वो एक बड़ा कमाल है। वो माजिद के पास है, इसलिए कि इसके सोर्सेज बहुत अच्छे हैं, और कभी कभी हम भी धोखा दे जाते हैं। कोई अच्छी खबर हमारे पास होती है, हम भी नहीं बताते। अच्छा शाहिद साहब, क्योंकि वो गाने की वीडियो नहीं मिल रही, तो कुछ ज़रा सा गुनगुना दीजिए। ज़ैनब भी आपका साथ देंगी इसमें। देखिए, जहाँ तक गाने का ताल्लुक है, प्रेस बॉक्स में अक्सर जब टीम फंसी हुई होती है तो दर्दनाक गाने गाते हैं, जब टीम अच्छा कर रही होती है तो खुशी के गाने गाते हैं। वो जो गाना हमारा अबू धाबी में हिट हुआ था, वो चूँकि भारतीय था इस वक्त, मैं वो आपको सुना नहीं सकता, तो मैं एक छोटा सा, वो पाकिस्तानी एक दोस्ती के ऊपर है कि दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा, जो सोने से भी महंगा। तो दोस्तों के साथ अच्छा टाइम गुजर जाए, यही सबसे बड़ी चीज़ है। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again in Sports Room। ज़ैनब अब्बास हमारे साथ हैं। शादी हो गई है आपकी, तो ये कितना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आपको ट्रैवल करना है, आपको मैचेस कवर करने हैं, आपकी एक प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट ऐसी है। शादी के बाद कुछ फ़र्क पड़ा है, या आपके हस्बैंड और आपके इन लॉज उतना ही सपोर्ट कर रहे हैं आपको? I think Najib, it helps to go into a cricketing family. It does help, क्योंकि फिर उनको समझ है कि जी क्रिकेट से कितना लगाव है हम सबको, और हम कितना वो करते हैं। बट मेरा बस ये है समझना कि अगर आपकी फैमिली अंडरस्टैंडिंग हो तो आप दोनों चीज़ें जो है बैलेंस कर सकते हो। बिल्कुल सही। अब मूविंग ऑन, वो टॉपिक जो बड़ा ज़रूरी है कि बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड पेंडेमिक आप लोगों पे इसके असरात क्या हुए हैं। भट्टी साहब, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि अभी हम ऑफ एयर बात कर रहे थे, मैंने कहा था इतने दिन एक साथ आपने घर पे तो कभी नहीं गुजारे होंगे, आपने कहा कभी भी नहीं। तो कितना फ़र्क पड़ा है, और अब जर्नलिज्म क्या चेंज हो गई है एज वी नो इट? क्या ये जूम पे, स्काइप पे और इसी पे हम ज़्यादा काम करते हुए नज़र आएंगे? देखिए नजीब, ये वाकई एक ऐसी चीज़ थी जो शायद हम कभी सोच नहीं सकते थे कि ऐसा वक्त भी आएगा कि आप हफ्तों घर पे गुजारेंगे। घर वालों के साथ भी इतना टाइम बहुत अरसे बाद गुजारा, परेशान हो गए। हाँ, परेशान हो गए कि लेकिन एक बहरहाल एक अनफॉर्चुनेट चीज़ थी, लेकिन एक नया तजर्बा भी हुआ कि अब इस दौर में, जिस दौर में हम जर्नलिज्म आज कर रहे हैं, वही लोग सक्सेसफुल हैं जो हाईटेक हैं। ज़ैनब, आपकी तरफ आऊँगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो किसी से भी पूछें तो वो यही कहेगा कि 100 साल में ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ, जो ये कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ और जिस तरह से ये वबा फैली है। कितना अफेक्ट हुआ आपके लिए? क्योंकि इसलिए अच्छा हो सकता है क्योंकि आपकी अभी नई शादी हुई थी, तो आपको घर का टाइम मिला, आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को मिला। अदर देन दैट ट्रैवलिंग रुकी, कितना अफेक्ट हुआ ये बताएं। नहीं, डेफिनेटली मैं तो अपने अब हस्बैंड को कह रही हूँ कि अब कभी तुम कंप्लेन नहीं कर सकते कि मैं घर पे नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इतना टाइम गुजार लिया है। शादी के फौरन बाद पीएसएल था, क्योंकि पीएसएल जब आता है उससे पहले भी 1 महीना काफ़ी मेरी एंगेजमेंट्स होती हैं, कोई स्पॉन्सर्ड कमिटमेंट्स होगी, कोई शोज़ हो गए, वो पूरी एक हाइप बिल्ड करने में ही 1 महीना गुजर जाता है। इससे पहले तो आई वॉज रियली बिजी। इनफैक्ट मैं थोड़ी देर के लिए वी वेंट ऑन हॉलीडे, पर उसके बाद मैंने एक आई थिंक श्रीलंका की सीरीज शायद मिस की थी। उसके फौरन बाद मैंने इनफैक्ट शादी के
4वें 5वें दिन मेरा ख्याल है मैंने ड्राफ्ट करी थी PSL का. सो या आई मीन इट्स बीन बिजी, सो इन अ वे इट्स गुड कि मुझे उस तरह सा टाइम मिला है. सो लाइफ इज गोइंग टू चेंज अ लिटिल बिट. ठीक है, अब फाइनल जो मेरा क्वेश्चन है आप दोनों से उसकी तरफ बढ़ते हैं. व्हाट्स गोइंग टू हैपन नाउ? आगे क्या है फॉर अस एंड फॉर जो स्पोर्ट्स फैन है ऑल अराउंड द ग्लोब, स्पेशली अगर हम क्रिकेट की बात करें. माजिद साहब आपसे शुरू करता हूं, मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है, सबकी नज़रें इस वक्त वर्ल्ड कप पे है. पहले ये बात थी कि वर्ल्ड कप एज इट इज़ हो जाएगा, क्लोज डोर में होगा या क्राउड आएगा, इस पे डिबेट होगी. अब एक थर्ड ऑप्शन आ गया है, वो ये कि अब वर्ल्ड कप ओवरऑल पोस्टपोन करके उसको 2022 में डाल दिया जाए. तो क्या आपको लगता है होगा, नहीं होगा, और इसका आगे क्या है? इससे नुकसान कितना होगा फैंस को और पैसों का कितना नुकसान होगा? देखिए, वर्ल्ड कप तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा. 28 नहीं नजर आ रहा आपको? 28 को जो मीटिंग होने वाली है ICC बोर्ड मीटिंग की, उसमें मेरा ख्याल ये डिसाइड हो जाएगा कि इसको पोस्टपोन कर दें. अब कब होगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर 2021 में इंडिया ने कराना है. अगर इंडिया को 2022 का दे देते हैं तो वो 2022 का वर्ल्ड कप T20 और जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप उसमें 5 महीने का गैप रह जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है. तो ये चीज़ तो है. लेकिन बहरहाल क्रिकेट खेलने वाले मुल्कों को बड़ा नुकसान होगा. पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज होती हुई नजर आ रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जो है ये वर्ल्ड कप T20 ये मुश्किल नजर आ रहा है. लेकिन बहरहाल